नमस्कार दोस्तों, पवन सर GS 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीव विज्ञान के चैप्टर में आज हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है और इसका जीवों पर क्या महत्व है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये गोला आकार की संरचना जो आपको दिख रही है, ये एक प्रकार की कोशिका है। कोशिका होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। कोशिका किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। कोशिकाओं से ही मिलकर के किसी भी जीव का शरीर बना होता है। तो चाहे वो जीव पौधा हो या फिर जंतु हो, चाहे छोटा से छोटा जीव हो, पौधा या फिर जंतु, उनका शरीर कोशिका से ही बना होता है। आप लोग ऐसे समझिए, जिस प्रकार से कोई मकान एक एक ईंटों से जुड़ करके बना होता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर एक एक ईंटों जैसी संरचनाएं, जिनको हम कोशिका कहते हैं, से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाएं आकार में कई प्रकार की होती हैं। इसमें आपको गोला ही दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिकाएं लंबी भी होती हैं, नली के आकार की होती हैं, पतली होती हैं, मोटी, गोली, आयताकार, चपटी, हर प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। और इन कोशिकाओं का हमारे शरीर के हर अंग में अलग अलग काम होता है। अलग अलग स्थान पर ये शरीर के अंग के अनुसार से ये सेट होती हैं और कोशिकाओं से ही मिल करके किसी शरीर की संरचना होती है। तो कोशिका सूक्ष्म से सूक्ष्म होती हैं, छोटी से छोटी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। जैसे हमारे शरीर में बड़ी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम नग्न आंख से देख सकते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बहुत छोटी कोशिका वाले होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनको हम देख सकते हैं। वो बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। तो एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोश की जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से ही मिलकर के बना होता है, उसमें एक के अलावा कई कोशिकाएं नहीं होती हैं। और मल्टी सेलुलर या बहुकोश की जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं या जंतु कहते हैं या एनिमल कहते हैं। तो कोशिकाएं, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। इन्होंने ये देखा कि मधुमक्खी के छत्ते में एक प्रकार की कॉलोनी नुमा संरचनाएं बनी होती हैं, और ये क्या हैं? तो उन्होंने इनको कोष्ठक नुमा संरचना या सेल नाम दिया। इसलिए सबसे पहले इन्हीं को श्रेय जाता है कि रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के विषय में जाना, समझा और वैज्ञानिकों और हम लोगों के सामने ये बताएं कि कोशिका क्या है। तो इसलिए इनका श्रेय जाता है। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जीवों की संरचना के आधार पर देखा जाए तो एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल
ऐसी कोशिकाएं, ऐसे जीव जो प्रिमिटिव या प्रारंभिक जीव जो होते थे, प्रारंभिक जीव, ऐसे जीव जो इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, उसमें जो प्रारंभ के जीव बने उनका शरीर प्रोकैरियोटिक सेल्स से बना होता था। ऐसे कोशिकाएं जो जिसमें कुछ अंगक की कमी होती है, कुछ आर्गन सेल्स के जो आर्गन्स होते हैं, इसमें कुछ आर्गन्स की कमी होती है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो जीव होते हैं उसके उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि जीवाणु को आप ले लीजिए। जीवाणु है, वायरस भी आप मान सकते हैं, लेकिन वायरस को असत्य कोशिका माना जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रोकैरियोटिस के अंतर्गत आती है। नीले हरे शैवाल को आप ले सकते हैं, नीले हरे शैवाल, ये ऐसे जीव हैं जिनकी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है, जिनकी शरीर की संरचना, जिनकी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका के कुछ अंग एब्सेंट रहते हैं या अल्प विकसित होते हैं, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, यू माने होता है ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सत्य, ट्रू या सत्य। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य, कैरियोट्स माने होता है केंद्रक, और प्रो माने होता है प्रारंभिक, कैरियोट्स माने होता है केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, कैरियोट्स माने न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक कह सकते हो। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से कुछ उच्च कोटि के जीव जंतुओं के शरीर की संरचना होती है, जैसे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर जीव, जैसे मनुष्य को ही आप ले लीजिए, पेड़ पौधे हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से इनका शरीर बना होता है। तो आप लोग आसानी समझ गए होंगे, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक हो, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ऐसी कोशिका जिसमें प्रारंभिक केंद्रक हो, अर्थात इसमें कोशिका कुछ अंग एब्सेंट हों, तो प्रारंभिक कोशिका प्रोकैरियोटिस होती है। उदाहरण में नीले हरे शैवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। जीवाणु में किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। वायरस में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और उदाहरण में अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो मनुष्य है, पेड़ है, ट्री आदि आप लोग बता सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स है। बहुकोशिकीय जीव, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक कोशिका से ही बहुकोशिकीय जीवों की संरचना हुई है। एक कोशिका से ही बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की संरचना हुई है। थोड़ा से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से जीवों के शरीर की संरचना हुई और होती है। आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये कोशिका है, तो ये कोशिका में एक केंद्रक होता है, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो इस केंद्रक में ही मेन केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, जो गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने को ये केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, यही उत्तरदायी होता है। तो एक कोशिकी से दुई कोशिका बनती हैं। खंड के बाद, विभाजन के बाद
विभाजन होता है, डिवीजन होता है, विभाजन एक प्रक्रिया होती है। एक कोशिका से दुई कोशिकी, 2 से फिर 4, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती हैं। 4 से फिर 8, मतलब इस गुणक के हिसाब से कोशिकाएं वृद्ध होती हैं। और फिर कोशिकाएं जब बढ़ती जाती हैं तो एक ऐसा कोशिकाओं का संरचना बन जाता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू या फिर ऊतक कह सकते हो, इसको हम ऊतक कहते हैं। तो ये ऊतक कोशिकाओं से क्या बना? कोशिकाओं से ऊतक बना। और ऊतक से कई ऊतक के मिलने से, कई टिश्यू, मल्टी टिश्यूज मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं, ऑर्गन या फिर ऑर्गन्स बनते हैं। कोई भी अंग, जैसे मान लीजिए जाए हैंड, समझ लीजिए जैसे हमारा हैंड की संरचना, तो कई कोशिकाओं से मिल करके ऊतक बना। ऊतक के बाद फिर एक अंग बना जिसको हम ऑर्गन कहेंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनती है, एक बॉडी बनती है। तो इस प्रकार से एक बॉडी बनती है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों की शरीर की संरचना होती है। चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, इसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। ऊतक से फिर अंग बनते हैं और अंग से एक बॉडी का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोशिका का कितना बड़ा महत्व होता है, कोशिका का क्या महत्व है। अब जो हम आपको कोशिका के आंतरिक संरचना के विषय में आपको बताते हैं। आंतरिक संरचना के विषय में सबसे पहले देखते हैं, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर कोशिका का जो ऊपरी भाग होता है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल कह सकते हो। कोशिका भित्ति होती है, इसमें जो एक पोर दिखाई दे रहा है इसको पोर कहते हैं, छिद्र कहते हैं, छिद्र या पोर कहते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये जो एक संरचना दिख रही है ये क्या है, इसको हम गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स, ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी एक कोशिका का अंग होता है। ये एक धागेनुमा संरचना जो दिख रही है इसको हम अंतःस्रावी जालिका कहते हैं। अंतःस्रावी जालिका या फिर इंग्लिश में इसको हम शॉर्ट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःस्रावी जालिका कहते हैं। ये जो संरचना दिख रही है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो संरचना दिख रही है पॉइंट जैसा संरचना, ये राइबोसोम है। राइबोसोम, ये जो केंद्र ये है इसको केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक। ये जो संरचना है इसको रिक्तिका कहते हैं। वैकुल्स, रिक्तिका कहते हैं।
यूवैकुल्स है। इसी प्रकार से बहुत संरचनाएं हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये है प्लास्टिड, इसको हम लवक कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र ही है जिसमें डीएनए होता है और जिसमें जीन होता है। इन गुणसूत्रों और जीन के माध्यम से ही माता पिता के लक्षण, कैरेक्टर्स जो है उनके बच्चों में पहुंचते हैं और ये कई पीढ़ियों से लक्षण प्रकट होते हैं। शारीरिक लक्षण, शरीर की बनावट, उनका चेहरे की बनावट या फिर नेचर, स्वभाव माता पिता से बच्चों का मेल खाता रहता है। तो ये गुण, ये कैरेक्टर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के से ही जुड़ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो कोशिका में ये कुछ संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके विषय में हम थोड़ा आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो कोशिका की ऊपरी परत है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। वैसे सेल वॉल केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं होती। जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, केवल पादप कोशिका में पाए जाती हैं। तो हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, सेल वॉल किसकी कोशिका में नहीं होती है? तो आप लोग जान लीजिए, सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका में होती है। प्लांट सेल में ये होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल क्या काम करता है? बाहरी आवरण है, ये कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है और उसको एक एरिया में घिरे रहता है। और ये सेल वॉल जो है, इसमें जो एक छिद्र पोर दिख रहे हैं, ये पोर का काम होता है कि इन्हीं पोर के माध्यम से एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है और एक कोशिका का जीवद्रव्य दूसरे कोशिका के जीवद्रव्य से इसी के माध्यम से जुड़े होते हैं। पोर का यही महत्व है कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ी होती है और एक कोशिका का जीवद्रव्य या अंदर का जो भी मटेरियल है दूसरे कोशिका के आंतरिक मटेरियल से संपर्क में रहता है और ट्रांसपोर्ट होता रहता है। मान लेते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं, तो एक कोशिका में अगर वाटर पहुंचा, जमीन के अंदर से जड़ के माध्यम से पानी पहुंचा, खनिज तत्व पहुंचे, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी कोशिका में होते हुए प्लांट के पूरे शरीर में पानी या खनिज तत्व पहुंच जाता है। तो इन पोरों के माध्यम से ही या कुछ ऐसी इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे सभी लिक्विड मटेरियल्स जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से इसके बाद देखते हैं ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम एक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो पूरे कोशिका के जीवद्रव्य में फैली होती हैं। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात ये आप लोग नोट कर सकते हैं, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया है। पैलाडे नामक वैज्ञानिक थे, 1955 ईस्वी में इन्होंने राइबोसोम की खोज की। पैलाडे नामक वैज्ञानिक, इन्होंने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है।
सबसे छोटा अंग, छोटा आर्गन या अंग कह सकते हो। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो राइबोसोम होता है। आप लोग राइबोसोम से संबंधित ये प्रश्न दो बताएं, हम आपको ये लिख लीजिए। इसके अलावा एक और हम आपको बता दे रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। राइबोसोम जो होते हैं ये इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं राइबोसोम, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की बात की जाए तो और कुछ पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और एक होता है 80S प्रकार, या फिर इंग्लिश में बात किया जाए 70 सब यूनिट्स टाइप्स और 80 सब यूनिट्स टाइप्स। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 70S टाइप्स राइबोसोम का क्या महत्व है और 80S टाइप्स राइबोसोम का क्या महत्व है। तो आपको कॉमनली भाषा में हम आपको बता रहे हैं 70S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें 70S टाइप्स राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम से हम 4-5 क्वेश्चन आपको बताएं, फिर एक बार से रिवीजन कर रहे हैं। राइबोसोम्स की खोज पलाडे ने 1955 में किया। राइबोसोम्स कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि राइबोसोम की सहायता से कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S टाइप्स और 80S टाइप्स। 70S टाइप्स राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं और 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। तो ये थे राइबोसोम संबंधित कुछ पॉइंट्स, आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगला आर्गन्स जो है। अगला आर्गन्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, रिक्तिका क्या होती है, इनका काम क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं, रिक्तिका एक प्रकार का खाली स्थान होते हैं। ये कोशिका के ऐसे भाग जो खाली स्थान होते हैं, वैक्यूल्स। यहाँ पर कुछ एयर होती है, यहाँ पर एयर होती है, वायु भरी होती है, वायु भरी होती है और ये खाली होते हैं, एयर्स होती हैं। इनका मुख्य काम ये होता है कि गैसों का एक्सचेंज करते हैं। पूरे कोशिका के सभी अंगों को गैसों का एक्सचेंज इन्हीं के माध्यम से होता है। रिक्तिकाओं का ज्यादा विशेष काम नहीं होता है, बस इनमें एयर्स भरी होती है। एक खास बात ये है कि वैक्यूल्स जो है वो केवल प्लांट सेल्स में ज्यादातर पाई जाती है। प्लांट कोशिकाओं में वैक्यूल्स पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये अधिकतर नहीं दिखाई देती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इनमें वायु भरी होती है और ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आर्गन्स जो है वो केंद्रक है। केंद्रक के विषय में आपको बताते हैं।
केंद्रक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द सेल। सेल का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्रक। केंद्रक के विषय में बताते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, सबसे पहले ये जानेंगे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर का जो द्रव होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र, धागेनुमा संरचना जो होती है वो गुणसूत्र होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। ये जो ब्लैक कलर की संरचना केंद्रक में दिखाई दे रही है, इसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, गुणसूत्र और केंद्रिका होती है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए के अंदर जीन होते हैं और जीन में लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग समझेंगे। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक के जो द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये केंद्रक के अंदर का सभी ऑर्गन्स को सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान करता है, जिंदा रखता है। इसके बाद गुणसूत्र होते हैं। धागेनुमा संरचनाएं जो हैं इसे हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र में ही डीएनए होता है और डीएनए में ही लाखों करोड़ों की संख्या में जीन होते हैं और जीन्स में लाखों करोड़ों की संख्या में कैरेक्टर्स छिपे होते हैं। ये कैरेक्टर्स जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र की सबसे पहले खोज की। डीएनए द्विगुणित मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ये वैज्ञानिक थे। डीएनए द्विगुणित मॉडल दिया। जीन की खोज की बात की जाए तो जीन की खोज जोहानसन ने किया। जोहानसन। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर, डीएनए द्विगुणित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया। जीन्स की खोज जोहानसन ने किया। तो इसमें अगर ऑप्शन आपके कोई प्रश्न दिया जाए और प्रश्न में ये पूछा जाए कि माता पिता के लक्षण किसके माध्यम से बच्चों में पहुंचते हैं, माता पिता के ऐसे कैरेक्टर से जो किसके माध्यम से बच्चों में पहुंचते हैं, ऑप्शन में गुणसूत्र दिया हो और दूसरा ऑप्शन डीएनए दिया हो और तीसरा ऑप्शन जीन दिया हो, तो अगर ये तीन ऑप्शन है तो उसमें से सबसे सटीक आंसर जीन होगा। यदि जीन ऑप्शन में नहीं है तो आप डीएनए कह सकते हो। यदि डीएनए और जीन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो गुणसूत्र कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन के आधार पर आप लोग ठीक करेंगे, क्योंकि गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होते हैं और ये जीन ही होते हैं जो कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है इसके फंक्शन होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये केंद्रक के अंदर के सभी ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्रक में एक ये तारानुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम तारकाय कहते हैं। ये जो तारानुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं? तारकाय। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं तारकाय।
सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या तारक काय, तारक काय, काय माने संरचना, तारेनुमा संरचना जो होती है उसे तारक कहते हैं। सेंट्रियोल ये भी बहुत महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है, इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जान लीजिए तारक काय जो होता है वो केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु सेल्स में तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं होता है, प्लांट सेल्स में ये नहीं होता है। तारक काय केवल जंतु कोशिका में होता है। तारक काय का कार्य पूछा जाए तो ये केंद्रक के विभाजन में सहायता करती है, केंद्रक के विभाजन में सहायता करता है, सहायता करता है। तारक काय का कार्य है केंद्रक विभाजन में सहायता करना। इसके बाद अगला अंग क्या है, अगले अंग की बात करते हैं। अगला अंग है अंतःस्रावी जालिका, अंतःस्रावी जालिका जिसको हम शार्ट में ER कहते हैं, अंतःस्रावी जालिका। इसके विषय में बताते हैं। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका के ऐसा अंग होता है जिसको कोशिका का हम कंकाल कहते हैं, कोशिका का कंकाल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का हम कंकाल कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का एक ढांचा बनाता है, कोशिका को सपोर्ट प्रदान करता है, उसकी एक आकार संरचना निश्चित करता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर की हड्डियों का एक ढांचा होता है जिससे पूरा शरीर बना होता है और एक आकार निश्चित होता है, तो उसी प्रकार कोशिका के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल नुमा संरचना में काम करता है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। एक खास बात और है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःस्रावी जालिका जो है ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक है SER और एक होती है RER। SER इसका मतलब ये हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी बाहरी त्वचा में राइबोसोम के कण नहीं होते हैं और जो रफ होता है इसमें राइबोसोम के कण ऐसे लगे होते हैं, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःस्रावी जालिका। इसके बाद माइटोकांड्रिया की बात करते हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। माइटोकांड्रिया कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये एक कोशिका में एक से अधिक हो सकते हैं। वैसे ही कोशिका के जितने भी अंग हैं
ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार माइटोकांड्रिया की बात की जाए तो ये भी एक से अधिक हो सकते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज करता है। और एक वैज्ञानिक का नाम और जुड़ा है माइटोकांड्रिया से, सी वेंडा ने माइटोकांड्रिया नाम दिया है। माइटोकांड्रिया नामकरण किसने किया? सी वेंडा। कोलिकर ने खोजा है, माइटोकांड्रिया नामकरण सी वेंडा ने दिया है। और सी वेंडा माइटोकांड्रिया का एक नाम और है, जिसको हम बायोप्लास्ट भी कहते हैं। बायोप्लास्ट। माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकांड्रिया को कहते हैं। विद्युत ग्रह, पावर हाउस या विद्युत ग्रह भी कहते हैं। विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं? पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में कोशिका के माइटोकांड्रिया के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का विद्युत घर भी कहते हैं। इसके बाद अगला अंग जो है गाल्गी कॉम्प्लेक्स, आप लोग इसको लिख लीजिए। अगला अंग है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। अब लिखेंगे गाल्गी कॉम्प्लेक्स के विषय में। गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गाल्गी बॉडी भी कहते हैं। गाल्गी बॉडी भी इसे कहते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी या फिर गाल्गी ऑपरेटस। ये तीन नामों से जाना जाता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी या गाल्गी ऑपरेटस। ये कोशिका में एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं। कैमिलियो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। कैमिलियो गाल्गी नामक वैज्ञानिक जो है सबसे पहले इसकी खोज की है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का ज्यादा विशेष कार्य तो नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये पता चला है कि ये कुछ अवशिष्ट पदार्थों को संचित रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट अवशिष्ट पदार्थों को यह संचित रखता है, स्टोर रखता है। तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स से प्रश्न बन जाते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा एक अंग ये है जिसको हम लवक कहते हैं। अब लवक के विषय में आप लोग जान लीजिए। लवक क्या होता है? लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल्स में लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में। लवक के विषय में ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल्स में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। लेकिन अगर अपवाद की बात की जाए, वो कौन सा जंतु है जिसके शरीर में लवक पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूग्लिना।
एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु यूग्लिना होता है जिसके शरीर में लवक पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जंतु नहीं जिसके शरीर में लवक पाया जाता हो। लवक केवल और केवल प्लांट सेल्स में होता है, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा जंतु है जिसके शरीर में लवक होता है, तो वही है यूग्लिना और ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रोटोजोआ संघ का प्राणी। इसकी सहायता से, लवक की सहायता से यूग्लिना जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण कर लेता है, और जब प्रकाश नहीं मिल पाता तो कीड़ों मकोड़ों को भी खा लेता है। तो यूग्लिना के विषय में अगर बात की जाए तो यहाँ एक पॉइंट आप लोग जान लीजिए। यूग्लिना के विषय में कहा जाता है यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। प्लांट पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी। पौधे एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? यूग्लिना को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पौधे जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेता है और भोजन बना लेता है, और जब कभी प्रकाश नहीं मिल पाता है तो कीड़े मकोड़ खाता है, तो जंतु जैसा व्यवहार करता है। इसलिए इसमें दोनों कैरेक्टर्स होने की वजह से ये पौधे और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल्स में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, इसके बाद वाणी लवक, एक है अवाणी लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं। हरित लवक जो होता है इसको हम क्लोरोफिल कह सकते हो। क्लोरोफिल ये हरे रंग का होता है, इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वाणी लवक ये रंगीन लवक है। रंगीन होता है, जैसे फूलों का रंग, फलों का रंग, मतलब हरा के अलावा जो भी रंग मिलते हैं, कलर मिलते हैं पेड़ पौधों में, ये वाणी लवक की वजह से होता है। अवाणी लवक ऐसे लवक जो रंगहीन हो, जैसे पौधों की रूट में, जड़ों में, पौधों के रूट में, और इसके अलावा और भी कैसे अंग होते हैं जो रंगहीन दिखते हैं, वो अवाणी लवक होते हैं। तो साधारणतः यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा लवक सहायक होता है? तो क्लोरोफिल सहायक होता है। वाणी लवक फलों में होता है, फूलों में होता है। अवाणी लवक जड़ों में होता है। तो इस प्रकार से लवक से प्रश्न बन जाते हैं। इस प्रकार से ये कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं आपके सामने हम प्रस्तुत किए। इसके अलावा अभी और भी इसमें बहुत कुछ हैं, लेकिन आज के एक पॉइंट और हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्लास आज की समाप्त होती है। एक जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम भूले जा रहे थे उसमें से है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य जो होता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीव द्रव्य ही ये डिसाइड करता है कि कौन सा सेल्स जीवित है और या कौन सी सेल्स डेड है। जीव द्रव्य जिस सेल्स में होती है
जिस सेल्स में जीव द्रव्य होता है वो सेल्स जिंदा होती है या जीवित होती है। जिस सेल्स में जीव द्रव्य नहीं होता वो डेड मरी कोशिका होती है। तो कहने का मतलब यह है जीव द्रव्य ही एक ऐसा कोशिका का मटेरियल्स है, लिक्विड रूप में पाया जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि सेल्स जीवित है या मृत है। तो इसीलिए कोशिका को ही जीव द्रव्य को ही कोशिका की जीवन की आधारशिला कहा जाता है। जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसको द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की भौतिक आधारशिला, जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला जीव द्रव्य को कहते हैं, क्योंकि जिस कोशिका में जीव द्रव्य है वही जिंदा है, और जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है वो जिंदा नहीं मानी जाती है। इसलिए जीवन की भौतिक आधारशिला जीव द्रव्य को कहते हैं। जीव द्रव्य में 62% तक ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन 20% तक होता है लगभग। इसके बाद हाइड्रोजन जो होता है ये भी लगभग 10% तक होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन लगभग 4% तक होता है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो जीव द्रव्य में होते हैं। ऑक्सीजन 62% तक होता है, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये जीव द्रव्य में। इसके अलावा और बहुत से मटेरियल, कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल्स जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जीव द्रव्य के द्वारा ही कोशिका के अंदर खनिज तत्वों का आदान प्रदान होता है। सभी कोशिका के ऑर्गन्स जो होते हैं वहां तक खनिज तत्व, मिनरल्स जो होते हैं, इसी के माध्यम से, जीव द्रव्य के माध्यम से ही हर कोशिका के अंगों तक खनिज तत्व पहुंचता है। इसलिए जीव द्रव्य की अगर खोज की बात की जाए तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया है। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की है। जीव द्रव्य को पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं, या फिर पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है जीव द्रव्य को। तो इस प्रकार से ये कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए हैं। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगला वीडियो आपके मोबाइल में अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।